नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि हाल के दिनों में जो सबसे ज्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि एक होता है अरेस्ट और एक होता है डिजिटल अरेस्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट में सबसे पहले यह होता है कि एक व्यक्ति को फिजिकली अरेस्ट ना करके उसके मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा उसको अरेस्ट किया जाता है। इसमें आपको बताते चलें कि भारत में पिछले 10 सालों में साइबर अरेस्ट और साइबर क्राइम के लगभग 65,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों के हिसाब से यह मामला 4.69 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। अब इतने बड़े पैमाने पे अगर इस तरीके के अगर कहीं पे मामले हुए हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको बताते चलें कि इसमें जो निशाने पे हैं वो आपके बुजुर्ग हैं, डॉक्टर, बड़े अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स ही ज्यादातर इनके निशाने पे हैं। साइबर क्राइम के मामले में जहां रूस पहले नंबर पे है, वहीं भारत का जो नंबर है वो 10वें स्थान पर है। आपको बताते चलें कि डिजिटल अरेस्ट का जो पहला मामला है, डिजिटल अरेस्ट का पहला मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा में दर्ज किया गया था। पिछले साल दिसंबर में एक व्यक्ति को गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में डिजिटल अरेस्ट किया गया था और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था उसको फोन पर बताया गया कि उसको ईडी के द्वारा यह बताया गया, जो अधिकारी थे, जो कथित ईडी के अधिकारी थे, कि वो ईडी के द्वारा जो है उसका जो अकाउंट है या उसका आधार है उसके द्वारा जो है मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और ऐसा बताकर उसको फिजिकली उसके घर में ही अरेस्ट करके 11 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई थी। इसके अलावा जो वर्धमान ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसपी ओसवाल से सीबीआई अफसर बनकर 7 करोड़ की ठगी की गई, तो वहीं जयपुर के व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट करके 50 लाख रुपए ठगे गए। वहीं राजस्थान की झुंझुनू की एक महिला प्रोफेसर से 3 महीने में 7 करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई थी। इसके अलावा जो डॉक्टर जो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित होते हैं और खास तौर से न्यूरो डॉक्टर, जहां पे लोग पहुंच के अपने आपका जब इलाज करवाते हैं तो अपने आप को संतुष्ट पाते हैं, वहीं लखनऊ की पीजीआई में तैनात डॉक्टर रुचिका टंडन से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ट्राई कहते हैं, का अधिकारी बनकर जालसाजों ने 2 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी की। इसके अलावा अहमदाबाद के बुजुर्ग से 80 लाख रुपए की ठगी हुई। और लखनऊ में रहने वाले जो एक कवि हैं नरेश सक्सेना को सीबीआई अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट किया गया, लेकिन जब उनको संदेह हुआ तो वो साइबर क्राइम से बचे और उन्होंने कोई भी पैसा जो है नहीं दिया। इसके अलावा मेरठ में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके सीबीआई अफसर बनकर 28 लाख रुपए की ठगी की गई। नोएडा में रिटायर्ड मेजर जो कि आर्मी के थे, उनको डिजिटल अरेस्ट करके 2 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है ठगे गए। आगरा में एक रेलवे अधिकारी को एक बार फिर से ट्राई का अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करके 15 लाख रुपए ठगे गए। आपको बताते चलें कि ये तो केवल कुछ मामले हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि ये जो टोटल या जो कुल मामले हैं ये जो है 65,000 से ज्यादा हैं। ये केवल कुछ ऐसे मामले हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। बहुत से ऐसे तो मामले होते हैं जहां पे व्यक्ति इस नंबर को करता ही नहीं है, इस नंबर को बताता ही नहीं है कि उसके साथ जो है ठगी की गई है। और देश का जो एक बहुत बड़ा चैनल है आज तक, उसकी एक जो आपकी पत्रकार हैं ऋचा मिश्रा, उनको भी डिजिटल अरेस्ट किया गया था। अब सोचिए कि जो एक पत्रकार है जो लोगों में समाज में एक जागरूकता फैलाता है, वो खुद डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ। और हरेसमेंट का आलम यह था कि एक बार ऋचा मिश्रा को यह लगा कि उनका जीवन सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि जब ऐसा एक समय आया था कि उनका ध्यान सबसे पहले अपने किचन में रखे 3 चाकुओं पर गया था, जहां पे उन्होंने ये सोचा कि जो सबसे तेज चाकू है वो कौन सा है जिससे उनकी जान भी जा सकती है।
आपको यह भी बताते चले कि गोरखपुर में भी एक महिला के साथ, गोरखपुर में जो एक इंजीनियरिंग की छात्रा है, उससे फोन करके डिजिटल अरेस्ट करके उससे 38 लाख रुपए की ठगी की गई। फिर 1 लाख रुपए लोन का मामला बताया गया। साथ ही साथ जो ठग थे उन्होंने उसको इस तरीके से ब्लैकमेल किया और उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए उसके जो है कपड़े भी उतरवाए और फिर उसकी वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल भी किया। लेकिन जो आज तक की पत्रकार हैं ऋचा मिश्रा, उनके जो नंबर पे कॉल आई थी वो नंबर 009183808875 था और ये नंबर पाकिस्तान का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का था, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि ये नंबर तो चलिए पाकिस्तान का नहीं था, भारत का था, लेकिन फिर भी इन मामलों में आपको बताते चलें कि ये जो तार हैं सिर्फ भारत से ही नहीं, भारत, पाकिस्तान, ताइवान, कंबोडिया, बहुत जगहों से जुड़े हुए हैं और इनमें कुछ मामलों में गिरफ्तारी भी हुई है और लोगों से के जो पैसे ठगे गए थे उनकी जो है वापसी भी हुई है। इन सब मामलों में केवल एक ही बात कॉमन थी कि इन सब लोगों के पास एक वीडियो कॉल आई थी। इन सब में केवल एक ही बात कॉमन थी। हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि इन सब लोगों के पास केवल अनजान नंबर से एक वीडियो कॉल आई थी। कुछ के पास IVR जो ऑटोमेटेड कॉल होती है कंपनी की तरफ से वो आई थी। लेकिन उस वीडियो कॉल को उठाने के बाद इनमें से बहुतों की जिंदगी, किसी की कुछ घंटों के लिए, किसी के लिए कुछ हफ्तों के लिए, तो किसी की महीनों के लिए और किसी की हमेशा के लिए बदल गई। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ या आपके किसी भी जानने वाले के साथ ऐसा हो तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है सतर्कता। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जब आपके पास ये कॉल आती है तो ये जो कथित ठग हैं, कथित ठग क्या है, ये मान के चलिए कि यकीनन ठगी हैं। ये अपने आप को CBI अधिकारी बताते हैं, कभी अपने आप को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो ट्राई होती है कि अधिकारी बनकर फोन करते हैं, कभी कस्टम अधिकारी बनकर फोन करते हैं, कभी पुलिस अधिकारी बनकर फोन करते हैं, कभी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट जिसे शॉर्ट में ED कहा जाता है और हिंदी में जिसे प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है। कभी ये किसी बैंक के अधिकारी बनकर आपको फोन करते हैं, कभी भी किसी भी रूप में ये आपको फोन करते हैं और पहली बार जब इनसे आपकी बात होती है तो ये आपसे बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही नॉर्मल ढंग से, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं। फिर एक बात कही जाती है, अगर इन्होंने कस्टम अधिकारी बन के बात किया तो कस्टम अधिकारी बन के ये कहते हैं कि आपके द्वारा एक कुरियर जो है विदेशों में भेजा गया था या भेजा जा रहा था, उसमें 15 सिम मिले हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स मिले हैं जो कि प्रतिबंधित हैं और उसमें आधार कार्ड पे जो जिक्र है, जो आधार कार्ड नंबर जो मेंशन किया गया है वो आपका है। इसके बाद फिर आपसे यह कहा जाता है कि आपको जांच में सहयोग करना है। तो जो भी व्यक्ति है वो पहली बार में यह कहता है कि भाई अगर हमने कोई अपराध नहीं किया है तो चलो कोई बात नहीं है, हम जांच में सहयोग कर देते हैं। इसके बाद जब जांच शुरू होती है तो ये एक अधिकारी ये भी कहता है कि भाई जो व्यक्ति सामने बैठा है वो हो सकता है कि कस्टम के रूप में बैठा हो और किसी केस में तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो अभी चंद्रचूड़ हैं उनके रूप में भी सेटअप किया गया। एक स्टूडियो की तरह पूरा सेटअप तैयार किया जाता है वीडियो कॉल पे, जहां पे एक नकली कोर्ट का भी पूरी तरीके से दिखावा किया जाता है और बताया जाता है कि आप डिजिटली जो है उस कोर्ट में पेश हो रहे हैं और आपकी सुनवाई चल रही है, कभी जमानत के नाम पे तो कभी किसी के नाम पे। लेकिन सबसे पहले बात आती है जांच की, तो आदमी कहता है चलिए ठीक है हम अपनी जांच जो है करा लेते हैं क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ गलत किया नहीं है। जांच के बाद फिर वहां से यह कहा जाता है कि आप अपना जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को आप हमें जो है उपलब्ध कराइए और ताकि हम ये वेरीफाई कर सके कि वो आधार नंबर और ये आधार नंबर एक ही है और इसका कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। जब एक बार आप अपना आधार नंबर जब दे देते हैं तो यहीं से आपके फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप अपना आधार नंबर देते हैं पीछे से एक ऐसी आवाज आएगी जैसे कॉल सेंटर टाइप का हो और बहुत से अधिकारी आपस में बात कर रहे हो। उसमें से एक अधिकारी कुछ समय के बाद या जो भी व्यक्ति होता है वो ये कहता है कि भाई ये आधार कार्ड तो जो है
कई मामलों में जो है संलिप्त है और इस आधार कार्ड नंबर पे बहुत से बैंक अकाउंट किए गए हैं, बहुत से बैंक अकाउंट खोले गए हैं, इनमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और इस आधार नंबर पे कम से कम 20 से 25, 30, 40, 45 जो भी उस समय उनके दिमाग में आता है वो नंबर अगले को बताया जाता है। अगला जब इन चीजों को बात सुनता है तो एक तरीके से दहशत में आ जाता है और फिर शुरू होता है वो खेल जिसमें धीरे धीरे उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। और ये डिजिटल अरेस्ट आपका 1 घंटे से लेकर तब तक चलता रहता है कि जब तक या तो आप पैसे ना दे दें या फिर वहां से वापस ना निकल जाएं। आपकी जान की कीमत उनके लिए कुछ भी नहीं होती है, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब होता है और वो होता है पैसा। ऐसे ही एक मामले में एक महिला को लगातार इन लोगों ने प्रताड़ित किया और उसकी बेटी को गलत कामों में फंसे होने का हवाला दिया, जिससे उस महिला की मौत भी हो गई थी। यहां तक कि एक मेडिकल की स्टूडेंट जिसने अपनी पढ़ाई के लिए पैसे रखे हुए थे, उसको 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया था। हालात इस कदर हो गए थे कि उससे यह बोला गया था कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, आप अपने वीडियो को बंद कर सकते हैं लेकिन आप अपने कॉल को, जो आपकी वॉइस कॉल है, उसको बंद नहीं करेंगे। यहां तक कि सोते बैठते उठते जागते हर जगह आप जहां भी जा रहे हैं आपको उनको बताना है कि आप वहां पर हैं। जो आज तक की पत्रकार है ऋचा मिश्रा, जब उन्होंने अपने फोन को बंद किया तो उनके पास एक मैसेज आया था कि आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे ये कहना है कि आई एम हियर सर, यानी कि आपको ये बताते रहना है कि आप वहां हैं। चाहे आप कहीं पे भी जाइए, उन्होंने आपको आपके फोन के द्वारा एक ऐसे अरेस्ट में, एक ऐसे मकर जाल में फंसा के रखा हुआ है जहां पे आपकी पूरी जिंदगी भर की कीमत, जो आपकी कमाई है, जो आपकी जिंदगी कीमत है वो तो है नहीं, लेकिन जो आपकी जिंदगी भर की कमाई है वो भी वो लूट लेंगे और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि जब उन मामलों में नंबर की जांच होती है तो अगर वो नंबर ताइवान, कंबोडिया, पाकिस्तान का आता है तो जो हमारी पुलिस है उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि फिर ये मामला अंतरराष्ट्रीय लेवल का हो जाता है और ज्यादातर इन मामलों में किसी के हाथ कुछ भी नहीं आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप डिजिटल अरेस्ट से बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। और जहां तक हमारा सुझाव है, हम केवल यही कह सकते हैं कि सिर्फ इसका एक ही उपाय है, वो है जानकारी। जानकारी ही जो है इस डिजिटल अरेस्ट से आपको बचा सकती है और उसी के द्वारा आप अपने लोगों को भी बचा सकते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, या जो भी आम नागरिक है, या जो कोई भी डॉक्टर, प्रोफेसर या कोई भी व्यक्ति जो इस खबर को, जो इस न्यूज को देख रहा है, उसको हम ये स्पष्ट शब्दों में साफ साफ कहना चाहते हैं कि भारत में कोई भी सरकारी विभाग किसी को भी वीडियो कॉल करके गिरफ्तार करने की धमकी या जुर्माना अदा करने की बात नहीं करता है। हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, भारत में कोई भी सरकारी विभाग किसी को भी वीडियो कॉल करके गिरफ्तार करने की धमकी या जुर्माना अदा करने की बात नहीं करता है। यदि आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो भी जाता है तो भी फोन पर पूछताछ नहीं होती है, संबंधित थाने को सूचना दी जाती है या संबंधित थाने से आपके पास एक फोन आता है और वहां पे जो आपका जांच अधिकारी होता है वहां पर जाकर आपको अपनी जो भी सफाई देनी होती है या जो आपका बयान होता है वो दर्ज किया जाता है। वीडियो कॉल के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी, कोई भी बयान पुलिस विभाग से लेकर प्रवर्तन निदेशालय या आपका कोई भी स्टेट बैंक का हो, चाहे किसी भी सरकारी बैंक का हो या कहीं का भी हो, नहीं करता है। क्योंकि भारत में अभी तक वीडियो कॉल के द्वारा गिरफ्तारी करने का कोई भी नियम नहीं है। हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि भारत में वीडियो कॉल के द्वारा किसी को भी गिरफ्तार करने का अभी तक कोई नियम नहीं है। यदि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी है और यदि कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी भी हो जाता है तो उस व्यक्ति का जो निकटतम
थाना होता है, वहां से कोर्ट के द्वारा एक पेपर भेजा जाता है उस निकटतम थाने को, और वहां का जो एक पुलिसकर्मी होता है वो आरोपित के घर उस पेपर को लेकर जाता है। अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हो गया तो भी केस को निपटाने के लिए हम एक बात फिर से दोहरा रहे हैं, हम इन चीजों को बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि यदि इस खबर से कोई एक व्यक्ति भी, अगर एक व्यक्ति भी डिजिटल अरेस्ट या साइबर फ्रॉड से बच जाता है तो यह हमारे लिए एक बहुत ही प्रशंसा का जो है विषय होगा, और इसे के लिए हमें जो है वाकई खुशी भी होगी। तो अगर कोई मामला सच भी है और कोई मामला आपके खिलाफ हो भी जाता है तो भी किसी भी केस को निपटाने के लिए किसी भी विभाग का कोई भी सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल करके अपने बैंक अकाउंट में किसी भी तरीके से, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो या किसी भी अन्य माध्यम से पैसा नहीं मंगवाएगा। हम एक बार फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं, किसी भी मामले को निपटाने के लिए किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी अपने बैंक अकाउंट में पैसे की मांग नहीं करेगा। ये आपके अब ऊपर है कि जो हमने आपको जानकारी दी है, अगर आप कभी भी इस तरीके से आपके पास कोई कॉल आती है तो यह आपको तय करना है कि वाकई आपने कोई गलत काम किया है क्या नहीं किया है। लेकिन ज्यादातर मामलों में वो आपको इस तरीके से बांधेंगे कि आप उनके जाल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए इस मामले में सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको बताते चलें कि जो सबसे पहले इस मामले में होता है, जो आपके पास जो कॉल आती है ज्यादातर वो कॉल +92 से होती है। +92 से अगर कॉल आती है, जबकि भारत का जो कोड है वो +91 है। तो यदि आपके पास +92 से कोई कॉल आ रही है तो सबसे पहले उस कॉल को उठाना ही नहीं चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जब ये जो कॉल्स आती हैं, ज्यादातर ये जो कॉल्स होती हैं ये आपकी नॉर्मल कॉल्स नहीं होती हैं। ज्यादातर ये कॉल्स जो आपकी होती हैं ये व्हाट्सएप कॉल होती हैं या वीडियो कॉल होती हैं। यदि ऐसी कोई कॉल आती है तो आपको इन कॉल्स पे कोई लंबी बातचीत नहीं करनी चाहिए। दूसरा, ऐसे किसी भी वीडियो कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट करके ट्रू कॉलर या किसी भी ऐसे एप्स के माध्यम से जिससे आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, उसको वेरीफाई करें, कॉलर की पहचान करें और ऐसे नंबर को तत्काल जो है ब्लॉक कर दें। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल पे कोई अनजान नंबर से लिंक आता है तो उस लिंक को किसी भी परिस्थिति में ना खोलें। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा साइबर ठगी का या डिजिटल अरेस्ट होने की कोई सूचना मिलने पर आपको स्थानीय पुलिस को या फिर 112 पर तत्काल सूचना देनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी हेल्पलाइन नंबर है डिजिटल की 1930, हम एक बार फिर से नंबर दोहरा दे रहे हैं और हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, 1930 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ फिर भी डिजिटल अरेस्ट का या साइबर क्राइम जो एक ही कैटेगरी में आते हैं अगर होता है तो आप www.cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैसे चले गए हैं तो पैसे वापस होने के चांसेस कम है। इसलिए सबसे हम बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि जागरूकता ही जो है बचाव है। यदि ऐसी कोई कॉल आपके पास आती है और आपको अगर शक हो या ना हो, लेकिन अगर अननोन नंबर से कॉल है, अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है या कोई अगर ये कहता है कि आपके किसी परिचित का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है और मैंने अपने पास से पैसे जमा करा दिए हैं और आप आके पैसे जो है वहां पर जमा कर दीजिए, लेकिन अभी तत्काल में 4000 रुपए, 5000, 10,000, 20,000 जो भी है, किसी भी अनजान नंबर को किसी भी क्यूआर कोड के या किसी भी मोबाइल नंबर पर पेमेंट ना करें। अगर आपको शक होता है या नहीं होता है फिर भी कि ऐसी किसी भी कॉल के आने पे अपने घर वालों को या जो आपके बड़े हैं उनको, बच्चों को, ये खास तौर से ये हमारी तरफ से जो है एक गुजारिश है कि अगर आपके नंबर पे इस तरीके का कोई भी कॉल आता है तो सबसे पहले जो आपके अभिभावक हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके बड़े भाई बहन या कोई भी हैं, उनको सूचना दें। साथ ही साथ जो आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पर जाएं और उस नंबर की जानकारी दें ताकि आपकी गाढ़ी कमाई बच सके, साथ ही साथ आपकी जान भी बच सके। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है, जब आप डिजिटल अरेस्ट होते हैं तो डिजिटल अरेस्ट वाला आपको स्काइप या फिर किसी और ऐसे ही ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहता है, लेकिन
यदि वो ऐसा कहता है, चाहे आपका स्काइप हो सकता है, आपका जो है टीम व्यूवर हो सकता है, या एनी डेस्क हो सकता है, ऐसे किसी भी ऐप को किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा बताए जाने पर अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करें। यदि गलती से आपने ऐसे ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो आप उस ऐप को तत्काल जो है डिलीट कर दें। तत्काल उस ऐप को डिलीट कर दें, अपने फोन को फॉर्मेट करें और एंटीवायरस डालें। और पूरी जो खबर थी हमने आपको बहुत थोड़े समय में बताने की कोशिश की है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट कोई एक छोटा सा वाक्य भले हो, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इस स्कैम कह सकते हैं, इसे एक मकड़जाल कह सकते हैं, या एक ये ऐसी आयामी दुनिया है जिसमें घुसने के बाद इंसान को निकलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने शुभचिंतकों को खो भी देते हैं, और ज्यादातर मामलों में जो पीड़ित है, ज्यादातर जो मामले में पीड़ित है, वो खुद ही अपने आप को एक तरीके से अपराधी मानने लगता है। और कई कई केसों में तो ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति ये मान चुका होता है कि भाई वो ड्रग्स का वाकई व्यापार करता है, उसके आधार से बहुत ज्यादा पैसे इधर से उधर हुए हैं, उसने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, क्योंकि और इस तरीके से उनको समझाया जाता है कि व्यक्ति इतना बुरी तरीके से डर जाता है, साथ ही साथ देश की सुरक्षा का जो है सवाल बताया जाता है। ये बताया जाता है कि ये जांच की पावर उनको स्पेशल जो है आपके जो है सरकार ने उनको दी है, और यदि आप इसकी सूचना किसी लोकल थाने में देते हैं तो ये भी गलत है। लेकिन ये सारी बातें मिथ्या हैं, ये पूरी बातें गलत हैं, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। और अंत में सबसे जरूरी और खास बात और वो ये है कि डरना नहीं है, बचना